हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी इंग्लिश लिटरेचर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनटीए यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का जो दिसंबर 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम इसकी सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे और आधे आधे क्वेश्चन करके सारे पेपर को सॉल्व करेंगे। तो पेपर उस टाइम पे एक ही शिफ्ट में हुआ था, तो कि 3 से 6 बजे तक हुआ था। तो चलो इन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेलिस्ट डिड नॉट एम्प्लॉय स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, डोरोथी रिचर्डसन एंड ग्राहम ग्रीन। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसे कौन से नोवेलिस्ट थे जिन्होंने कि कभी भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़ नहीं किया हुआ था। तो मेरा आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर लगा लें ताकि आप खुद को एवेल्युएट कर पाएँ। तो इसका राइट आंसर है 4, ग्राहम ग्रीन। तो वर्जीनिया वुल्फ का तो आपको पता ही होगा कि फेमस राइटर थी ये इस टेक्निक के लिए। एंड जेम्स जॉयस, इन्होंने इस टेक्निक को प्रसिद्ध बनाया, फेमस किया। एंड डोरोथी रिचर्डसन, ये भी पूरी तरह से इस टेक्निक का यूज़ किया करती थी। एंड ग्राहम ग्रीन इनमें से ऐसे थे जिन्होंने कि कभी भी इस टेक्निक का यूज़ नहीं किया हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द रेस्पेक्टिव जॉनराज। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपने इनमें से जो सही होगा उनको चूज़ करना है। तो स्टेटमेंट ए दिया गया है, एन एपिसल इज़ अ लिटरेरी जॉनरा इन द फॉर्म ऑफ लेटर। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एपिसल होता है वो एक लिटरेरी जॉनरा होता है जो कि लेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये यहाँ पे सही बोला जा रहा है, तो स्टेटमेंट ए इज़ राइट। एंड बी देखते हैं, एपिग्राफ इज़ एन इंस्क्रिप्शन ऑन फ्यूनरल मॉन्यूमेंट। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि एपिग्राफ जो समाधि पर लिखा हुआ वाक्य होता है उसे बोला जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। एपिग्राफ होता है जो कि बुक की स्टार्टिंग में जो उद्धरण दिया हुआ होता है तो उसको बोलते हैं एपिग्राफ। तो ऑप्शन बी गलत है। अब स्टेटमेंट सी है, एपिग्राम इज़ अ शॉर्ट पिथी पोएम विटली एक्सप्रेस्ड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एपिग्राम एक शॉर्ट पोएम होती है जो कि बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से लिखी जाती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, एपिग्राम इसी प्रकार की एक शॉर्ट पोएम होती है। तो स्टेटमेंट सी भी राइट हो जाएगा। अब स्टेटमेंट डी देखते हैं, एपिटैफ इज़ अ फॉर्मल स्टेटमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ अ लिटरेरी वर्क। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि एपिटैफ वो होता है जो कि लिटरेरी वर्क की स्टार्टिंग में लिखा जाता है, जो कि गलत है। एपिटैफ बोला जाता है जो जैसे जब कोई मर जाता है क्रिश्चियनिटी में तो उनको कब्र में दफन किया जाता है, तो उनकी जो कब्र होती है उस पर बाहर से एक सेंटेंस लिखा जाता है, तो उसी चीज़ को एपिटैफ बोला जाता है, ना कि इस चीज़ को। तो ये स्टेटमेंट डी भी रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन ई यहाँ पे है, एपिलियन इज़ अ शॉर्ट पोम इन द मीटर ऑफ एन एपिक पोइट्री। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एपिलियन एक शॉर्ट पोम होती है जिसको कि एपिक पोइट्री के मीटर में लिखा जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ई इज़ राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन ई ये तीनों सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd। आपको पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए होंगे, पहले जैसे ये स्टेटमेंट्स हैं, अब इसके बाद जो आंसर निकलेगा इसका अलग से ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो फर्स्ट है आंसर का उसमें दिया गया है ए बी सी, तो ये तीनों गलत हैं। इसके बाद बी डी ए ये भी गलत है। अब सही कौन से थे, ए सी एंड ई, तो 3rd वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो इनमें आपने इन सारे ऑप्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, जो जैसे जिनकी पब्लिकेशन की डेट जैसे सबसे फर्स्ट से एंड तक। तो ए यहाँ पे दिया गया है, गौरी विश्वनाथन्स मास ऑफ कॉन्क्वेस्ट। तो इसको 1989 में पब्लिश किया गया था। बी है, मीनाक्षी मुखर्जी द ट्वाइस बॉर्न फिक्शन। तो ये पब्लिश किया गया था 1971 में। अब सी है, जी एन डेविस आफ्टर एमनीशिया। अब इसको 1992 में पब्लिश किया गया था। और डी है, एम के नेक्स अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इसको पब्लिश किया गया था 1982 में। और ऑप्शन ई है, हरीश त्रिवेदीज कॉलोनियल ट्रांजैक्शन। तो इसको पब्लिश किया गया था
2016 में। तो इस प्रकार से हम इसको अरेंज करेंगे। सबसे फर्स्ट जो पब्लिकेशन की डेट है वो है बी का, ये हो जाएगा 1971, मीनाक्षी मुखर्जी का द ट्वाइस बॉर्न फिक्शन। अब 1971 के बाद नेक्स्ट आ जाएगा 1982, और अब इसके बाद आ जाएगा 1989, और इसके बाद आ जाएगा 1992, और फिर आ जाएगा 2016। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका है BDACE। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्रोनोलॉजी का ही है। तो आपने इसमें फ्रांसिस बेकन के जो वर्क्स हैं उनकी जो पब्लिकेशन डेट है, तो फर्स्ट से एंड की तरफ चलते हुए आपने इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे ए दिया गया है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, बी है डी ऑगमेंटिस साइंटियरम, सी है यहाँ पे नॉर्म ऑर्गनम, डी है यहाँ पे द न्यू एटलांटिस, और ई है हिस्ट्री ऑफ हेनरी द सेवंथ। तो सबसे पहले इनमें से पब्लिश्ड हुआ था ए, इसके बाद पब्लिश्ड हुआ था सी, इसके बाद पब्लिश्ड हुआ था ई, फिर बी, और लास्ट में पब्लिश्ड हुआ था डी द न्यू एटलांटिस। तो यहाँ पे ऑप्शन जो फर्स्ट है वो राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पब्लिश्ड इन 1964। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इंग्लिश ऑफ इंडिया के राइटर कौन है जिसको कि 1964 में लिखा गया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से जो ऑप्शन थर्ड है वी के गोकाक, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट में ऑथर है, सेकंड में उनका वर्क है, तो आपने मैच कराना है कि कौन से ऑथर ने कौन से वर्क को लिखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है पॉल एरलिक, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है लॉरेंस ब्यूल, सी यहाँ पे है नेविल शीट, एंड डी यहाँ पे है रेचल कार्सन। तो यहाँ पे जो ए है पॉल एरलिक, तो इन्होंने लिखा था फोर्थ को द पॉपुलेशन बॉम्ब, इसको पब्लिश किया गया था 1972 में। अब बी है लॉरेंस ब्यूल, तो लॉरेंस ब्यूल ने लिखा हुआ था द एनवायरमेंटल इमेजिनेशन, इसको पब्लिश किया था 1995 में। तो अब ऑप्शन सी है नेविल शीट, तो नेविल शीट ने लिखा था ऑन द बीच, और इसको पब्लिश किया गया था 1957 में। और अब लास्ट बचता है रेचल कार्सन, तो इन्होंने लिखा था साइलेंट स्प्रिंग, तो इसका मैच हो जाएगा थर्ड। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन सेकंड वाला राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इलस्ट्रेटेड द वर्क्स ऑफ थॉमस ग्रे एंड रॉबर्ट ब्लेयर। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन था जिसने कि थॉमस ग्रे और रॉबर्ट ब्लेयर के वर्क में को इलस्ट्रेट किया था। इलस्ट्रेट करने का मतलब यहाँ पे है कि जैसे कोई पोम्स है, कोई वर्क है या कोई बुक है, तो उसमें जो पेंटिंग होती है जिसने उसको बनाया हुआ है, तो उसी को बोला जाता है इलस्ट्रेट करना। तो इनमें से विलियम ब्लेक ऐसे थे जिसने कि थॉमस ग्रे और रॉबर्ट ब्लेयर के वर्क में इलस्ट्रेशन का काम किया हुआ था। तो विलियम ब्लेक सिर्फ एक पोएट नहीं थे बल्कि एक फेमस पेंटर भी थे, और उन्होंने रॉबर्ट ब्लेयर की द ग्रेव, जिसको कि 808 में पब्लिश किया गया था, इसको भी इलस्ट्रेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द लाइफ डिवाइन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, दांते, एमर्सन, श्री अरबिंदो, जयंता महापात्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, श्री अरबिंदो, इन्होंने द डिवाइन लाइफ को लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द बेस्ट नॉन फिगर एमंगस्ट द फॉलोइंग फॉर आर्टिकुलेटिंग द कंसेप्ट ऑफ नेग्रीट्यूड। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो नेग्रीट्यूड का जो कंसेप्ट था इसको आर्टिकुलेट करने वाला कौन था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, इसमें से राइट आंसर है सेकंड, एम सिज़ेयर। तो एम सिज़ेयर ऐसे थे जिन्होंने कि जो नेग्रीट्यूड का कंसेप्ट था इसको पूर्ण रूप से स्पष्ट किया था। तो इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे मैच लिस्ट वाले क्वेश्चन हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं। तो हम उनके लिए अलग से वीडियोस बनाएंगे। और पहले हम जो इजी क्वेश्चंस है, इजी बोलने का मतलब इजी कोई भी नहीं होता है, बट इजी बोलने का मतलब है जिनमें कि थोड़ा टाइम कम लगता है। तो पहले हम उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और फिर हम लास्ट की जो वीडियोस होंगी उनमें हम मैच लिस्ट और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अलग से वीडियोस बनाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इन क्वेश्चंस को आप डीपली ज़रूर समझना, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।